ठीक है, ओके। सो पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कर रहे थे, प्रेशर इंटीग्रल स्टार के अंदर जो है उसका हम गैस वाला कंपोनेंट निकाल चुके थे पी वी एन एफ पी डी पी। गैस वाला जो है कंपोनेंट निकाल चुके थे, अच्छा खासा टाइम लगाया था उस पर। और अब रेडिएशन वाले कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे थे, और उसमें रेडिएशन में हमने क्या बात की थी, तो अब रेडिएशन वाला कर रहे हैं। रेडिएशन में की थी कि हम लाइट की बात कर रहे हैं और फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। सो वो जो पार्टिकल्स जिनकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो अब फोटॉन्स हैं, और फोटॉन्स का हमें पता है कि मास 0 होता है, ठीक है, और स्पीड इनकी v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वो जो हमें पुराना क्लासिकल फॉर्मूला पता है मोमेंटम का, यहाँ पे वो हमें नहीं अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। मास इज इक्वल टू 0 इसके अंदर डालेंगे तो मोमेंटम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये क्लासिकल है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्पेशल रिलेटिविटी में ये फॉर्मूला होता है गामा एम वी, ठीक है। हम अब स्पेशल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारा मासलेस पार्टिकल है। और ये गामा जो है इसकी वैल्यू बताई थी कि ये 1 माइनस v² ओवर c² का स्क्वायर रूट के बराबर होता है, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम आपको ये शो करके बताया था कि एक्चुअली इस ही फॉर्मूला के अंदर ये वाला फॉर्मूला छुपा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब हम आम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल हमारी स्पीड्स नहीं होती। मैंने बुलेट की कैलकुलेशन करके बताई थी जिसका 2000 मीटर पर सेकेंड 2000 किलोमीटर पर आवर था शायद। बहरहाल काफ़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे यूज़ की थी हमने, बट बुलेट बहुत तेज़ है, ठीक है। लेकिन इवन बुलेट के केस में यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटी है वो, तो यहाँ पे ये तकरीबन 0 के बराबर ही आ रहा था। 10⁻⁻14 का फैक्टर आ रहा था, ठीक है। तो 10⁻⁻14 का फैक्टर 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 1 बेचारा 1 ही रहता है ना, उसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से हम इसको ये 1 के बराबर ही ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था कि इफ़ v वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू c, यही था ना हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक केस, हमारी आम जो दुनिया है नंबर्स के साथ मैंने आपको बताया था। इफ़ v मच स्मॉलर देन c देन गामा इज़ इक्वल टू 1, प्रैक्टिकली इक्वल टू 1। और गामा इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल देंगे तो क्या होगा, वापस हमारा क्लासिकल फार्मूला हमारे पास आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम पहले फ़िज़िक्स करते आए हैं वो गलत है, वो हमारी दुनिया के लिए बिल्कुल सही अप्लाई करती है क्लासिकल फ़िज़िक्स। लेकिन कंप्लीट जो चीज़ है, कंप्लीट पिक्चर वो यहाँ से मिलती है हमें, क्योंकि ये हाई स्पीड्स पे भी अप्लाई करता है, ये वाला फार्मूला हाई स्पीड्स पे नहीं अप्लाई करता। और वो मैंने आपको डायग्राम भी बताई के दी थी कि बहुत सारे केसेस में पुरानी थ्योरी सबसेट होती है नई थ्योरी का, ठीक है। तो वो मैंने डायग्राम बना के दिखाई थी। तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि नई थ्योरी ऑल स्पीड्स के लिए वैलिड है और पुरानी थ्योरी जो है वो सिर्फ v मच स्मॉलर देन c के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है जिसमें v मच स्मॉलर देन c है, ये हमारी कहलाता है क्लासिकल लिमिट, ठीक है। इसी तरह हम देख सकते हैं
एक और लिमिट भी आपको बताती हूँ इसमें। एक एक्सट्रीम केस क्या होगा, ये तो बिल्कुल लो लिमिट थी ना, अगर बिल्कुल हाई पे चले जाएं, अगर बिल्कुल हाई पे चले जाएं तो v अप्रोच करना शुरू हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट को। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, v टेंड्स टू c, ठीक है, जिस तरह हम मैथमेटिकली ये चीज़ें लिखते हैं। और v टेंड्स टू c अगर यहाँ पे आने लग गया तो इसका क्या मतलब होगा कि v ओवर c टेंड्स टू 1 हो जाएगा ना, ये बिल्कुल v करीब आ जाएगा c के, तो ये 1 रेशो हमारा आ जाएगा। और इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरा है आपका, दिस इम्प्लाइज कि 1 v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये तकरीबन 1 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि क्या है 0। तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और इसका क्या मतलब है, गामा टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। सो जब हम स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं तो गामा की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब जो जो हम कंपेरेबल होना शुरू हो जाते हैं गामा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और अगर एग्जैक्टली सी हो जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और अगेन मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि मैं इस बहुत फ़िलासफ़िकल उस डिस्कशन में नहीं जा रही, स्पेशल रिलेटिविटी की थोड़ा सा मैंने कॉजालिटी और इस किस्म की चीज़ों का जिक्र यहाँ पे किया था, लेकिन मैं उसको नहीं जा रही क्योंकि हम एस्ट्रोफिज़िक्स पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्यों अपर लिमिट है, क्योंकि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ जाएं तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना आपका, 1 माइनस समथिंग ग्रेटर दैन 1 यहाँ पे आ जाएगा। इफ़ v इज़ ग्रेटर दैन c तो v ओवर c 1 से बड़ी हो जाएगी, 1.5 जैसे वैल्यू आ गई। सो 1 माइनस 1.5 क्या होगा माइनस 0.5 आएगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लें तो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर आ जाता है। सो फिर हमें क्या होगा, मोमेंटम फॉर इंस्टेंस हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। सो मोमेंटम फिज़िकल क्वांटिटी इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ थेरीज़ हैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल जो एक्सप्लोर करती हैं इस चीज़ को, लेकिन हाइपोथेटिकल हैं वो, ठीक है। सो ये साइड नोट है कि सी अपर लिमिट हमें क्यों पता है कि है, एक उसकी वजह ये है, एक लास्ट टाइम मैंने हल्का सा जिक्र किया था कि शो किया जा सकता है स्पेशल रिलेटिविटी की इक्वेशंस के थ्रू कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड कर जाए तो कॉजालिटी में प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर हम कहते हैं एक इवेंट हुआ उसकी वजह से दूसरा इवेंट हुआ, फिर हमारे पास रिवर्सल पॉसिबल हो जाता है। तो ये स्पेशल रिलेटिविटी की कुछ इक्वेशंस आपको बताती हैं कि पॉसिबल, अगर हम कॉजालिटी को होल्ड करना चाहें तो स्पीड ऑफ लाइट से हम एक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन मैं उसमें नहीं जा रही क्योंकि वो एक अलग डिस्कशन है। सो ये 2 लिमिट्स मैंने आपको बता दी हैं, जहन में रख लें। और थोड़ा सा हम इस वाली को आगे यूज़ भी करेंगे, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। सो मैंने तो एक तो आपको कन्विंस किया था कि ये इस फिज़िक्स से कोई ख़ास फ़र्क फ़िज़िक्स नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं आपको थोड़ी सी और इंट्यूटिव फील देना चाहती हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हो क्या रहा है। और इसके बाद इसको कर लेने के बाद मैं एनर्जी का या मैंने बता दिया, लेकिन मैं एक और एक्सप्रेशन भी लिखूँगी और आप उसको देखेंगे कि आपकी वेल नोन क्वांटिटी से वो भी रिलेटेड है। सो इसको हम कैसे खोल के थोड़ा देख सकते हैं। सो P is equal to 1 minus v square over c square mv, ठीक है। ये जो है स्क्वायर रूट, ये क्या होता है, पावर हाफ है ना, हाफ पावर है। तो मैं इसको यूँ लिख लेती हूँ, ठीक है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं मैंने किया। अच्छा, साथ में जिन्होंने मैथ्स कुछ किया हुआ है, टेलर एक्सपेंशन हम देखते हैं, सीरीज़ एक्सपेंशन, कोई भी अगर इस तरह का
फंक्शन हो, x कोई भी वेरिएबल है और n जो है पावर है आपकी। तो इसकी वैल्यू आप में से कई लोगों को आती होगी, मेजॉरिटी को अगर पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर कम अज़ कम किया हुआ है तो आती होगी। ये बराबर है 1, पूरा एक्सप्रेशन लिख दूँ, खोल के बता दूँ, 1 + nx + n-1 x² / 2 फैक्टोरियल प्लस नीचे लिखती हूँ प्लस n-1 n-2 x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन है जिसको हम एक्सपैंड करके इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में एक्सपैंड कर सकते हैं। और हाँ, फैक्टोरियल अगर किसी को नहीं पता तो क्या होता है, 2 फैक्टोरियल बराबर है 2 × 1 के, 3 फैक्टोरियल बराबर है 3 × 2 × 1 के, अगर 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 × 3 × 2 × 1 एंड सो ऑन। सो हम ये वाली एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि अगर ये इसके बराबर है ना 1 - v² / c² -½ mv। तो इसको इससे कंपेयर करें तो हमारा प्लस x या x हमारा बराबर है -v² / c² के, और n बराबर है -½ के। सो ये एक्सपैंड करके मैं अगर ये वाली यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस n लिखना है, n क्या है, -½ के बराबर है, और उसके साथ x से मल्टीप्लाई करना है, x इसके बराबर है -v² / c²। अगला टर्म ले लेते हैं n यानी -½ n-1 यानी -½ -1 x² यानी ये -v² / c² का स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 फैक्टोरियल रह गया, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और प्लस आ जाएगा, थर्ड भी लिख लेती हूँ लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। सो -½ -½ -1 -½ -2 -v² / c² 3 divided by 3 × 2 × 1 प्लस सो ऑन, इस तरह के ढेर सारे और टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कोई, यहाँ तक तो कोई शक तो नहीं है ना। तो इसको हम आगे खोल के लिख लेते हैं। सो 1 प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा, -½ ओ सॉरी, एक चीज़ रहेगी ना बड़ी सारी, किसी ने बताया भी नहीं, mv से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब कुछ। ठीक है, सो mv टाइम्स 1 माइनस माइनस प्लस v² / 2c²। अब क्या होगा, ये है आपका
-हाफ में से -1 निकालें तो -3/2 आता है, और यहाँ पे एक 2 है, तो क्या आएगा, 3 माइनस हो गए, -3 वहीं रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 2, 8 v² ओवर c²। अगला टर्म भी लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे आई थिंक करके रखा हुआ है, लिख देती हूँ, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। v6 ओवर c6 माइनस सो ऑन, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, सो अभी हमने सिर्फ टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन अप्लाई की है, और ये जो गामा हमारा फैक्टर था जिसको मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये लॉरेंस फैक्टर है, इसको पूरे को एक्सपैंड करके स्पीड्स की टर्म्स में लिख दिया। स्पीड, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ की है ना मैंने, क्या गड़बड़ की है कौन बताएगा? 4 है, 4, क्योंकि ये v² का ऊपर से स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, इसको खोल के लिख लेती हूँ यहाँ, मोमेंटम हमारा आ गया, mv को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, mv प्लस हाफ, mv मैं अभी अलहदा ही रहने दे रही हूँ, सो v² ओवर c² माइनस, साइंस ठीक है ना मेरे, साइंस ठीक है, 3/8 v4 ओवर c4 प्लस सो ऑन। अब मैंने अगला अगला टर्म नहीं लिखा मैंने। अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी बात, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है वैसे देखा जाए। यहाँ पे क्या आ गया, mv दोबारा आ गया, वही वाली जो यहाँ पे अभी मैंने मिटाई थी। यहाँ पे मैंने लिखा था p = mv, जो कि क्लासिकल मोमेंटम है हमारा, ठीक है, जो लो स्पीड्स पे हमें मोमेंटम मेजर किया जाता है। और यहाँ पे लिखा था रिलेटिविस्टिक, जिसमें वो पूरा गामा वाला एक्सप्रेशन आ रहा था। तो ये क्लासिकल मोमेंटम आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। पहला टर्म जो है वो क्लासिकल मोमेंटम है, या इसको हम कहेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, जब स्पीड हमारी स्लो होगी तो ये वाला होगा। और ये पीछे क्या है, सो जिन्होंने इस टाइप की चीज़ें देखी हुई हैं उनको हम कहते हैं करेक्शन टर्म्स। थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, करेक्शन टर्म्स किस चीज़ के, जब हम रिलेटिविस्टिक केस में आना चाहें, क्योंकि ये तो नॉन रिलेटिविस्टिक हमने रिकवर कर लिया। तो इसको रिलेटिविस्टिक बनाने के लिए हमें ये टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हम इनको कहेंगे रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म्स, ठीक है। जिन्होंने सीरीज़ का इस टाइप का काम किया है उनको ये पता होगा पहले से कि जूं ये v की वैल्यू छोटी होती जाती है, ये पावर्स कम मैटर करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा जो लास्ट टाइम नंबर्स लिए थे हमने उसके साथ बता देती हूँ। सो लास्ट टाइम हमने बुलेट के लिए किया था,
बुलेट के लिए क्या था, सो v मच स्मॉलर देन c था और हमने देखा था कि v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर बराबर है 4 इंटू 10 टू द पावर -12। सो -14 नहीं था, -12 था, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो v ओवर c था ये आया था 2 इंटू 10 टू द पावर -6। सो v ओवर c आया था, v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर -12 आया था, ठीक है। ये वाला टर्म जो है यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर -12 आएगा बुलेट के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका भी स्क्वायर, इस चीज़ का भी स्क्वायर लेंगे तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये आ जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है। तो यहाँ पे v था, v को आपको एज इट इज़ रखना है। यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर आ रहा है, तो अब आपको बुलेट के केस में 10 टू द पावर -12 के ऑर्डर की चीज़ डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे v4 ओवर c4 आ रहा है तो 10 टू द पावर -24, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद यहाँ पे 11 ज़ीरोज़ और फिर 4 आ रहा है, यहाँ पे 23 ज़ीरोज़ और फिर तो नहीं 22 ज़ीरोज़ और फिर 16 आएगा आपका। सो बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं, तो वही वाली चीज़ होगी कि बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू और उससे भी छोटी वैल्यू और उससे भी छोटी वैल्यू और उससे भी छोटी वैल्यू डालेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बुलेट के केस में mv रिकवर हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर v, जो अब रिलेटिविस्टिक वाला केस है, v टेंड्स टू c आ रहा है, सो फॉर इंस्टेंस हाफ वैल्यू आ रही है यहाँ पे, फिर आप इतनी आसानी से इनको टर्म्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि हाफ का स्क्वायर लें तो 1/4 होता है, 0.25 मैटर करता है, ठीक है। अगर v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, हाँ v ओवर c अगर हाफ आ रहा है, हाफ द स्पीड ऑफ लाइट पे आप जा रहे हैं, तो v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर 1/4 होगा, 0.25 आप किसी चीज़ में ऐड करेंगे तो वो प्रॉबेबली मेजरेबल होगा। और इस बात का बाय द वे ताल्लुक़ इसी से है कि क्लासिकल दुनिया में हम मेजर नहीं कर पाते थे वो जो इस तरह के टर्म्स हैं ना, बड़े बड़े टर्म्स, छोटे छोटे, ठीक है, ये जिसमें ढेर सारे ज़ीरोज़ हैं, ये हम मेजर नहीं कर पाते। हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव नहीं है कि स्पीड में इतना सारा फ़र्क मेजर कर सकें। लेकिन जो आप रिलेटिविस्टिक डोमेन में आते जाते हैं, 0.5 के बजाय 0.9 पे पहुंच जाएं तो और ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देंगे टर्म्स, ठीक है। 0.999 पे चले जाएं और ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देंगे टर्म्स। सो होता ये है कि ये तो आपका क्लासिकल मोमेंटम उस पार्टिकल के मोमेंटम के अंदर शामिल है, ठीक है, बट जितनी आपकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब होती है, ये टर्म्स आपको मज़ीद ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। सो v4c4 फिर 6 v6 c6, ठीक है, v8 c8, इस तरह के टर्म्स आते जाएंगे, और एट सम पॉइंट आपकी कोई वैल्यू आ जाएगी जब आप कहेंगे अच्छा भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हम वो फिर प्रैक्टिकली वहाँ पे एक तरह से कट ऑफ लगा देते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये वाला टर्म इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, सो लोअर इम्पोर्टेंस होती जाती है, ठीक है। और जब आप एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट पे अगर जा रहे हैं, खैर वो उस एग्जैक्ट केस के नहीं कह रही, लेकिन जितना आप करीब चले जाएंगे उतने ज़्यादा टर्म आपको शामिल करने पड़ेंगे। जिन्होंने अगेन फ़िज़िक्स के 1-2 साल यूनिवर्सिटी के किए हुए हैं, उन्होंने देखा होगा कि इस तरह के प्रोसीजर्स हम अक्सर करते हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि किसी चीज़ को एक्सपैंड करके यूँ कर लिया जाता है और उससे आपको समझ आ जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस एक्सप्रेशन में, या ये जो क्वांटिटी है इसमें कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला कि मोमेंटम p = गामा mv करके अगर हम लिखते हैं तो हमें क्लासिकल मोमेंटम और ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन के टर्म्स मिल जाते हैं
ये एक्चुअली उसी बात को कहने का एक और तरीका है जो मैं शुरू में कह रही थी कि ये आपकी नई पूरी थ्योरी का मोमेंटम है और इसके अंदर सबसेट एक तरह से आपकी ओल्ड थ्योरी का है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मोमेंटम। अब मैं आपको एक और क्वांटिटी लिख के दे रही हूँ, यहीं पे चेंजेस ले आते हैं। एक नई क्वांटिटी है जिसका नाम मैंने फ़िलहाल रखा है Q, ठीक है, और ये बराबर है किस चीज़ के, गामा एम सी, ठीक है। सो उस पिछले एक्सप्रेशन से क्या फ़र्क है, वो था हमारा गामा एम वी था पी, मोमेंटम इज इक्वल टू गामा एम वी था, ठीक है। सो अब हमारा दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये गामा एम सी के बराबर है। सो अब मैं इसको ठीक करती हूँ यहाँ पे, सी कर दिया, सी कर दिया और सी कर दिया और यहाँ पे भी सी कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर जो गामा एम वी के साथ किया था, वही वाला प्रोसीजर इस गामा एम सी जो कि एक नई क्वांटिटी है इसके साथ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिटा के देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसको खोल के लिखते हैं। किसको पता है ये क्या हो रहा है, जिसने पढ़ा है समझ आ रही है कि ये क्या मैं कर रही हूँ, गामा एम सी। चलो कोई बात नहीं, किसी को याद नहीं है गामा एम सी क्या होता है। चले इसको खोलते हैं, ये हो गया एम सी प्लस एम सी वी स्क्वायर over 2 c square minus प्लस नहीं आता, -3/8। नहीं मेरा नहीं, हाँ ये देखें, एक माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, हाँ ठीक कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे भी गलत किया है, मैंने यहाँ पे भी गलत किया है। सो ये सारे टर्म्स जो हैं, आई एम सॉरी, ये करेक्ट करना पड़ेगा। तो पिछले में भी यहाँ पे प्लस का टर्म आ रहा है, रीजनिंग में कोई फ़र्क नहीं आ रहा फिर भी, लेकिन प्लस का टर्म आ रहा है। सो 3/8, रीजनिंग वही है एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि टर्म्स कितने ऐड हो रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, और टर्म्स आपको उसी तरह छोटे होते जाएंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि माइनस प्लस होने के बजाय सारे के सारे प्लस हो रहे होंगे। ये वाला अगला भी जो है आपका प्लस होगा मेरा ख्याल है। 3/8 V4/C4 प्लस सो ऑन, MC से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, MC प्लस हायर टर्म्स, ठीक हो गया ये यहाँ तक। कोई और मिस्टेक का बता दें मुझे भी। अच्छा, सो P इज P क्यों है, P भी नहीं है ना, ये अभी Q है, Q है, और ये गामा MC को हम कर रहे हैं। सो अब ये हो गया MC, एक्चुअली मैं इसको C को बाहर निकालती हूँ।
1/c, 1/c। मैं एक डिनोमिनेटर में c बाहर निकालना चाह रही हूँ ज़बरदस्ती, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में नहीं था ना कोई, तो एक c एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे, सही है। सो मैं यहाँ पे c² ले आऊँगी। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक डिनोमिनेटर में ऑलरेडी बल्कि 2 c हैं यहाँ पे, एक बाहर चला गया, एक पीछे रह गया और वो दूसरे c से कट गया, तो यहाँ पे c's ख़त्म हो गए, तो हमारा रह गया 1/2 mv² और प्लस 3/8, और अब क्या होगा mv4। सो एक c बाहर चला गया, एक c यहाँ से कट गया, तो c² हो जाएगा ना। इस तरह करके हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा टर्म है जिससे हम क्लासिकली बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, कौन सी क्वांटिटी है जो हम पहचान रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, सेकंड वाली ना। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऐसा पार्टिकल जिसकी स्पीड v होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी। क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये वाले जो हैं ये हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, उसी तरह जिस तरह वहाँ पे अभी जब हमने मोमेंटम वाला किया था, उसी तरह यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। ये सब के सब v पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट पे डिपेंड करेंगे, पार्टिकल की मूवमेंट के ऊपर ये सारे के सारे डिपेंड करेंगे। v से इंडिपेंडेंट जो आपका टर्म है वो ये है, ठीक है। सो 1/c, ये वाला टर्म जो है ये v से इंडिपेंडेंट है। ये आपकी एनर्जी है, एनर्जी के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है वो भी एनर्जी ही होगी, क्योंकि हम एनर्जी में एनर्जी ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स सेम होने चाहिए चीज़ों के। तो ये आपकी क्या होगी, चूँकि ये उस पर डिपेंड नहीं करती, स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, ये होगी आपकी रेस्ट एनर्जी, ठीक है। अभी मैं इस पर थोड़ी सी बात करती हूँ। यहाँ पे मैं पूरा इसको करने के लिए प्लस हायर ऑर्डर करेक्शन, एनर्जी की हायर ऑर्डर करेक्शन जो कि स्पीड पे डिपेंडेंट है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की हायर ऑर्डर करेक्शन है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये वो है E = mc², जो कि मेरा ख्याल है जिसने फिज़िक्स नहीं भी पढ़ी उसको भी पता है, ठीक है। ये है E = mc², ये एक्चुअली E0 = mc² है, यानी कि रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी नहीं है, ये रेस्ट एनर्जी है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ये स्पेशल रिलेटिविटी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लासिकली हम रेस्ट एनर्जी की नहीं बात करते थे, ठीक है। पुरानी जो हमारी फ़िज़िक्स है उसमें हमने रेस्ट एनर्जी कभी मेजर नहीं की। हाँ, अलबत्ता स्पेशल रिलेटिविटी में और मॉडर्न फ़िज़िक्स में अब हमें पता है कि कोई भी मास होगा, मास उससे एसोसिएटेड एक रेस्ट एनर्जी होगी, ठीक है, जो कि कन्वर्ट भी होता है। हमें पता है कि पार्टिकल्स मसलन एनाइलेट भी हो सकते हैं, तो मास एनर्जी में बदल भी सकता है, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर का फ़िलहाल चूँकि हम दूसरे डोमेन में भी काम कर रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि एनाइलेट होकर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उस पार्टिकल से एक एसोसिएटेड एनर्जी होगी जो कि उसकी स्पीड से इंडिपेंडेंट है, उसकी रेस्ट एनर्जी है, ठीक है। इंट्रिंसिक एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मास उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है।
अच्छा, ये सवाल पैदा हो सकता है, कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए थे यहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि क्लासिकली हम वो गामा का इफ़ेक्ट मेजर नहीं कर पाते थे। बुलेट में भी एक्चुअली वो स्पेशल रिलेटिविटी वाला इफ़ेक्ट उसमें भी आ रहा है, लेकिन उससे जो इफ़ेक्ट गामा की वैल्यू थी वो इतनी छोटी थी कि वो हम मेजर नहीं कर पाते ना। तो आपके जहन में ये भी सवाल हो जाता है, आ सकता है कि अच्छा ये क्लासिकली क्यों नहीं मेजर हुई थी। ठीक है, तो मैं करके नहीं दिखा रही ये वैल्यूज़, लेकिन मैं आपको वैसे कुछ बता रही हूँ कि अगर यहाँ से हम कुछ कहें ना कि सिर्फ इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना चाहें हम, तो अगर मास में कोई चेंज होता है और वो एनर्जी में बदलती है, तो हमारे पास इस किस्म की बात आ जाएगी, डेल्टा E इज़ इक्वल टू डेल्टा M c²। ठीक है, सो अगर हम इसमें कोई उस टाइप के एनर्जीज़ लें जिनके साथ हम क्लासिकली डील करते थे, एनर्जी जैसे रिलीज़ हो रही है, सो एक्सप्लोजन्स जैसे हो रहे हैं, सो TNT का कितना आपका एक्सप्लोजन जो है, कितने बम के गोले या जो आपके ये शिप्स में नहीं होते थे जो फेंके जाते थे, कैनन्स, सो कितने वो होंगे कि मैंने कितना लिखा है यहाँ पे, 1 टन ऑफ TNT यानी 200 कैनन्स एक साथ फायर हों, बिल्कुल एग्जैक्टली एक साथ फायर हों। तो 200 कैनन्स की कैलकुलेशन अगर हम करें, सो यहाँ पे जो डेल्टा E आता है वो इतना छोटा है कि उससे जो मास में चेंज आता है वो बराबर होगा 4.4 into 10 to the power minus 8 ग्राम्स। ठीक है, सो 10 to the power minus 8 ग्राम्स का फ़र्क नहीं हम मेजर करते, नहीं हम कर सकते, सो इस वजह से ये चीज़ें क्लासिकली नहीं नोट हुई थी, नहीं नोटिस हुई थी। ठीक है, सो यहाँ पे भी, और जनरली आपको वैसे भी गामा तो खोल के मैंने दिखाई दी है कि गामा की वैल्यू इतनी छोटी होगी कि वो आपका ये काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल वाला इफेक्ट ही आपके पास रहेगा, एनर्जी वाला। ठीक है, ये बाद वाले टर्म्स मैटर नहीं करेंगे। ठीक है, वो बुलेट वाली एग्जांपल दोबारा आप अपने जहन में ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये होगा कि जिस तरह स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, V टेंड्स टू C होता जाएगा, ज़्यादा टर्म्स कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, तो ज़्यादा आपका चेंज आ जाएगा उस क्लासिकल वाली एनर्जी में। ठीक है, सो ये अब हमें क्या पता चला यहाँ से, ये रेस्ट एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये उसमें हायर ऑर्डर करेक्शन के टर्म्स हैं। सो मैं इस गामा MC को फिर यूँ लिखती हूँ, गामा MC, अब मैं वापस इस पूरे एक्सप्रेशन पे आ रही हूँ, 1/c, और चूँकि ये मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ हैं, तो ये एक्चुअली पूरी E है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, E इज़ इक्वल टू गामा MC²। ठीक है, P हमारे पास क्या आया, गामा MV। ठीक हो गया। टाइम का मुझे को बताएगा, अभी है ना टाइम? अच्छा, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, सो अब हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशंस हैं। अगर यहाँ तक कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे एक और एक्सप्रेशन जो कि वो भी स्पेशल रिलेटिविटी का इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर बात करें।
वी की जगह सी, फिर एग्जैक्ट सी पे जाना पड़ेगा आपको। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट सी पे आपको पता है ना, वो इनफाइनाइट हो जाएगी चीज़। तो फिर जब आप उसका पूरे का सम करेंगे तो फिर इनफाइनाइट आपका सम आ जाएगा। ठीक है, ये वाला P इज इक्वल टू गैमा एम वी, वही जो पहले से हम करते आ रहे थे। सो ये मोमेंटम का एक्सप्रेशन है स्पेशल रिलेटिविटी में, और ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है स्पेशल रिलेटिविटी में। ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, और अब होपफुली कम से कम ये तो आपको समझ आ चुकी होगी कि इन दोनों से हम क्लासिकल मोमेंटम और क्लासिकल एनर्जी रिस्पेक्टिवली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, और वो भी बहुत मशहूर एक्सप्रेशन है एक्चुअली। इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम उसको निकालते हैं। सो P इज इक्वल टू गैमा एम वी उसी तरह रहने दिया, और इसको मैं लिख रही हूँ E ओवर C, वापस उस फॉर्म में लेकर आ रही हूँ। E इज इक्वल टू E ओवर C इज इक्वल टू गैमा एम सी। अच्छा, अगर मैं ये करूँ E ओवर C होल स्क्वायर माइनस P होल स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं ये वाली चीज़ कैलकुलेट करके देखना चाहूँ। अच्छा, इसको कैलकुलेट अभी करते हैं, इसमें ये दोनों वैल्यूज़ गैमा एम वी और गैमा एम सी डाल के। लेकिन इस पे दो कमेंट्स पहले कर दूँ। पहली बात तो ये वाला पहला कमेंट हर किसी के लिए जिसने ये पढ़ी हुई है स्पेशल रिलेटिविटी या नहीं पढ़ी हुई, वो कमेंट ये है कि अच्छा मैं अलाउड भी है मुझे ये करना कि नहीं करना। तो यूनिट्स इसके चेक कर लेने चाहिए कि ये अलाउड है कि नहीं है। ठीक है, सो आपके मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं मास और स्पीड के यूनिट्स। ठीक है, एम वी को अगर हम ले लें, गामा जो है वो डायमेंशनलेस है, तो स्पीड के यूनिट्स क्या होंगे आपके पास, मास डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, और ई ओवर सी के क्या यूनिट्स होंगे। सो अब मैं एनर्जी के आपके बेसिकली एनर्जी के यूनिट्स यहाँ पे ओवर स्पीड के यूनिट्स है ना, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। सो एनर्जी ओवर स्पीड। सो मसलन ये हो सकता है आपका जाउल्स पर मीटर पर सेकेंड, और जाउल्स जो होते हैं या होते हैं आपके केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपके पास ई ओवर सी के यूनिट्स आ गए मीटर एम के जी ओवर एस मैंने लिखा है, सही बन रहा है, मीटर के जी ओवर एस। ठीक है, यहाँ पे के जी तो वहीं रहेगा, यहाँ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एक मीटर उससे कट जाएगा, तो एक मीटर रह गया, और नीचे यहाँ पे सेकंड है, सो उससे ये वाला एक सेकंड आपका कट जाएगा। ठीक है, सो मास के जी पर सेकंड, और ये जो है सॉरी मास नहीं सॉरी मीटर के जी पर सेकंड, और यहाँ पे ये आपके के जी होंगे, ये मीटर और ये सेकंड। ठीक है, सो के जी मीटर पर सेकंड है दोनों के यूनिट्स। सो इसलिए मुझे यूनिट्स ये अलाउ करते हैं कि हम ये करके देख लें। ठीक है,
अच्छा, जिन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी थोड़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हुई है उनके लिए मैं मेंशन करती जाऊँ, शायद उनको समझ भी आ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनके लिए नया वर्ड होगा ये, ठीक है। मैं 4 वेक्टर की एक्चुअली कैलकुलेशंस कर रही हूँ, ठीक है। सो आपके वेक्टर्स जो हैं वो होते हैं, वेक्टर्स तो सब लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। स्पेशल रिलेटिविटी में हम एक नई एंटिटी के साथ डील करते हैं जो कि 4 वेक्टर्स होते हैं, और आप 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं। सो ये हम एक्चुअली जो एनर्जी मोमेंटम वाला 4 वेक्टर होता है उसका मैं स्क्वायर ले रही हूँ, उसका मैथ्स इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन मैं करके नहीं दिखा रही क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी का अपना एक अलग टॉपिक है। सो इसको अब करते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, गामा स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। और गामा की वैल्यू इसमें डाल दें, सो 1/1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। गामा ये होता है ना, बट इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये पूरा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एम रह गया एम स्क्वायर। सो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक हो गया ये। इस वाली ब्रैकेट में से मैं चाहूँ तो सी स्क्वायर बाहर निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से सी स्क्वायर बाहर निकालूँ, बाहर निकाल के यहाँ किया तो यहाँ पे मुझे सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे सी स्क्वायर नहीं था। तो ये और ये एग्जैक्ट एक ही चीज़ हो गई, ये कट जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा ई ओवर सी होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ से इसको मैं सी को खोल के यहाँ से ई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया इसका, और इसको पूरे एक्सप्रेशन को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया ई स्क्वायर। माइनस क्यों मैंने हटा दिए, माइनस, ठीक है। इस पे कोई शक तो नहीं है ना, ये स्टेप्स को मुश्किल तो नहीं है ना। सो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसको मैं रीराइट एक्चुअली यूँ कर सकती हूँ, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर C4। ये देखा हुआ होना चाहिए कम से कम, जिन्होंने अंडरग्रेड के 1-2 साल पढ़ लिए हैं उन्होंने ये वाला एक्सप्रेशन एट सम पॉइंट देखा होगा, उससे पहले नहीं देखते, ठीक है। सो ये बहुत मशहूर एक्सप्रेशन है और इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बाद आर्ग्यूबली ये सबसे मशहूर एक्सप्रेशन है। सो ये है relativistic mass energy। ये है relativistic mass energy का रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें हम स्पेशल केस डाल के देख सकते हैं।
अभी तक इस एक्सप्रेशन पे कोई सवाल तो नहीं है जो अभी तक इसके साथ किए? नहीं, ठीक। सो इसमें स्पेशल केस फिर एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट का ले आते हैं। यानी v इज इक्वल टू 0, है ना, स्पीड 0 होगी स्टैटिक ऑब्जेक्ट की, और इसका क्या मतलब है कि p इज इक्वल टू गैमा एम वी भी 0 होगा। ठीक है, तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट के लिए फिर हम अगर वो वाला एक्सप्रेशन यूज़ करें, हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस पी 0 है, सो एम स्क्वायर C4, जो कि अब हमारे पास दोबारा आ गया एम सी स्क्वायर, जो कि मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये रेस्ट एनर्जी है। रेस्ट एनर्जी स्टैटिक ऑब्जेक्ट एक ही बात हो गई। ठीक है, सो हाँ, सो ये एक वो है आपका एक लिमिट है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, इनफैक्ट लोग अक्सर जब रेस्ट एनर्जी की बात करते हैं तो इस एक्सप्रेशन को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और यहाँ से दिखाते हैं कि रेस्ट एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, बुक्स में आपको यूजुअली वो वाला मिलेगा। एक्सपेंशन किसी जगह मिलती है, किसी जगह नहीं मिलती, बट एक्सपेंशन मुझे पसंद है क्योंकि ये आपको इंट्यूशन देती है कि ये दो टर्म्स क्या हैं एक्चुअली। अब हम वापस फोटॉन्स पे आते हैं। सो ये एक स्पेशल केस हो गया था, और दूसरा अब हम करते हैं स्पेशल केस फोटॉन्स का। फोटॉन्स के केस में m इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू c। ठीक है, तो अगर ये हम इसमें डालें तो हमारे पास आ जाएगा e स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर, और m इज इक्वल टू 0 था तो वो वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है e इज इक्वल टू पी सी। ये है फॉर फोटॉन्स। कोई भी मासलेस पार्टिकल एक्चुअली होगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा होगा, उसके लिए ये ट्रू होगा। ठीक हो गया ये। सो ये वाला एक्सप्रेशन हम यूजुअली लिखते हैं। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्चुअली कि P इज इक्वल टू ई ओवर सी फॉर फोटॉन्स। ख़ास तौर पे ये ज़रूर रखना है फॉर फोटॉन्स। ठीक है, सो मोमेंटम हमारा 0 नहीं है फॉर फोटॉन्स। एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, फोटॉन की एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मेन जो चीज़ थी, जो हमारा प्रेशर इंटीग्रल से रिलेवेंट चीज़ है, वो एक्चुअली ये है। ठीक है, यहाँ पे अगर अभी तक नहीं आया जहन में सवाल तो वैसे एक आ सकता है कि ये साइड नोट के तौर पे मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने बोला P इज इक्वल टू गैमा एम वी और E ओवर C इज इक्वल टू गैमा एम सी। अगर इन एक्सप्रेशंस को देखें
तो आपके जहन में वो शुरू वाला सवाल आ सकता है कि मैंने तो आपको कहा था कि P = mv हमें मसला देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 डालते हैं तो P 0 आ जाता है। यहाँ पे P 0 नहीं है, सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है फोटोन के लिए। यहाँ पे अगर मैं मास = 0 डालूँ एकदम से सोचे समझे बगैर, तो ये भी 0 आ जाना चाहिए, ये भी 0 आना चाहिए, एनर्जी भी 0, मोमेंटम भी 0। ये मसला कैसे हल हो रहा है? कंपैटिबल नहीं है उस चीज़ के साथ बात। ये वाले एक्सप्रेशंस तो आपको, अगर मैं थोड़ा सा सोचूं ना इनके बारे में, ये वाले एक्सप्रेशंस जो हैं मुझे कह रहे हैं कि मास 0 होगा तो मोमेंटम भी 0 होगा और एनर्जी भी 0 होगी, है ना? नहीं होगा। हाँ, मैंने तो कहा है, लेकिन एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं, ये कैसे कंपैटिबल होगी ये चीज़? ये मसला मैथमेटिकली कैसे हल हो रहा है यहाँ पे? किसी के जहन में आ रही है कोई बात? ये उधर से रहा है, बट ये भी कंपैटिबल है क्योंकि उस इक्वेशन को मैंने बनाया ही यहाँ से, इन दोनों को यूज़ करके बनाया है। सो ये सारा कुछ कंपैटिबल होना चाहिए, है ना? ये एक दफ़ा बताऊंगी मैं और ये पूरी ज़िंदगी के लिए उसके असूलन उसके बाद याद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा देखें, ये इसका मसला कैसे हल हो सकता है। इन दोनों एक्सप्रेशंस में एक तो मास है, उसको हम 0 कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे v और c है। अच्छा यहाँ पे अगर c ले लें तो c तो c है, स्पीड ऑफ लाइट है, उसके साथ कोई मसला हो ही नहीं सकता, ठीक है? पीछे रह जाता है गैमा, है ना? गैमा क्या है? तो गैमा के साथ कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये शायद हल हो जाए मसला, ठीक है? सो गैमा जो है 1/1 - v²/c² है, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट से जब कोई पार्टिकल जाता है तो ये क्या हो जाता है? शुरू लेक्चर के शुरू में रिलेटिविस्टिक लिमिट v टेंड्स टू c जब मैंने कहा था तो क्या बताया था? गैमा की क्या वैल्यू होती है? इन्फिनिटी हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएंगे, 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा आपका, ठीक है? तो अगर मास 0 होगा और पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा होगा तो फिर हमारे पास ये एक्चुअली ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हमारे पास इन्फिनिटी इंटू 0 टाइम्स v या टाइम्स c आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको मैथ्स के लेक्चर्स में याद होगा, मेरा ख्याल है ये एफएससी में भी पढ़ा होता है, शायद मैट्रिक में भी पढ़ा होता है कि 0 × इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है? ये 0 नहीं होता, 0 × इन्फिनिटी 0 भी नहीं होता और इन्फिनिटी भी नहीं होता, ये इनडिटर्मिनेट होती है, फिर इसको सॉल्व करने के और तरीके लगाने पड़ते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये 0 नहीं है, ना ये 0 है ना ये 0 है, ठीक है? सो ये कंपैटिबल इस तरह से रहता है सारी चीज़ का मैथ्स। तो यहाँ से चूँकि यहाँ पे 0 × इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म आ रही है, इस वजह से यहाँ हम फोटोन का मोमेंटम यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे, बट ये एक्सप्रेशन अच्छा है, यहाँ से हम फोटोन का मोमेंटम, एनर्जी और मोमेंटम को आपस में रिलेट करके यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? सो हाँ, ये चीज़ इस तरह से मैथमेटिकली इस तरह से हल होता है ये वाला मसला, या कंपैटिबल रहती हैं चीज़ें, ये उसी के अंदर मिली हुई चीज़। इस वजह से हम कहते हैं कि मास अगर 0 हो तो फिर स्पीड लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करता है पार्टिकल आपका। अच्छा जी,
थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी देखते हैं। कोई सवाल अभी तक? दो और एक्सप्रेशंस हैं जो हमें यूज़ करने होंगे। एक तो बहुत सिंपल है, मैट्रिक एफएससी में किया जाता है, वो है। सो अब हम स्पेशल रिलेटिविटी से वापस बाहर आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। किसी भी वेव के लिए आपको पता है कि वी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ठीक है। सो वी क्या होती है? स्पीड। ये है फॉर एनी वेव। कैसी वेव? जिसकी स्पीड v हो, लैम्डा उसकी वेवलेंथ हो। ओह, और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़ा हुआ तो फिर ये मैट्रिक एफएससी की चीज़ है, ठीक है। इसको देख लें, चेक कर लें इस एक्सप्रेशन को। और अगर हमारा स्पीड, कोई ऐसा पार्टिकल हो जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। सो हम ये लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू c ओवर न्यू, ठीक है। ये बेसिक सा रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान, ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। दूसरा भी मेरा ख्याल है कि पढ़ा होगा लोगों ने, वो है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ये क्या है? प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशनशिप। आइंस्टाइन ये हमें क्या बताता है कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप है, और वो एक कांस्टेंट बीच में हमने डाल दी है, और ये कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है 6.626 into 10 to the power -34 joules seconds, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट जो है ये फंडामेंटल कांस्टेंट है। फंडामेंटल कांस्टेंट्स जैसे अभी हम कोर्स में कई सारे एक्चुअली देख चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट हम देख चुके हैं, ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। सी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख चुके हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देख चुके हैं, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देखा हमने, बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके, मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ, इस तरह के आपके कई सारे जो हैं। मास ऑफ प्रोटॉन एंड फंडामेंटल कांस्टेंट्स में आई एम नॉट श्योर आता है कि आते हैं, शायद आता हो, आई डोंट नो, टू बी चेक्ड। बट ये इस तरह के कुछ कांस्टेंट्स हैं जो आपके फंडामेंटल कांस्टेंट हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपके फंडामेंटल कांस्टेंट्स में आता है, और ये बहुत जगह यूज़ होता है। क्वांटम मैकेनिक्स, QFT वगैरह हर जगह आपके पास ये यूज़ होगा। और इस एक्सप्रेशन की हिस्ट्री क्या है?
थोड़ी सी बता देते हैं, या इसका क्वांटाइजेशन वाली बात से भी इसका लिंक देख लेते हैं। मैंने फ़ोटॉन्स की ही बात की है शुरू से, सो इस आइडिया के साथ कि सबको पता है कि फ़ोटॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या है। सो ये जो है क्वांटाइजेशन वाला जो आइडिया है ये है कि फॉर लाइट एट फिक्स्ड न्यू, यानी किसी ख़ास एनर्जी की लाइट आ रही है आपके पास, किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, वो ट्रैवल, एब्जॉर्ब, एमिट होगी इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी। किस तरह के पैकेट्स? E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। सो इसके कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं, एक इसको कंक्रीट करने के लिए। थोड़ा सा देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर्स अगर हम ले लें, ठीक है। शायद लोगों को ज़बानी याद हो, विजिबल लाइट जो है 400 और 700 नैनोमीटर के दरमियान उसकी वेवलेंथ्स होती हैं। सो अगर 400 नैनोमीटर ले लिया तो ये रफली ब्लू वायलेट रीजन का फोटोन है, या ब्लू वायलेट रीजन में आपकी लाइट आ रही है। सो अगर हम वो वाला एक्सप्रेशन लें, ये वाला, सो यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी C/λ करके, जो कि बराबर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 400 नैनोमीटर हो गया 400 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ मीटर, और ये आ जाता है 7.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, 1/2 या हर्ट्ज़, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है हमारी, और यहाँ से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको यूज़ करके। सो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू h न्यू 6.26 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड टाइम्स ये वाली चीज़ 4.97 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। सो इसका क्वांटाइजेशन वाली बात से क्या ताल्लुक़ है? इसका क्वांटाइजेशन वाली बात से ये ताल्लुक़ है कि अगर आपकी लाइट ब्लू वायलेट इस ख़ास वेवलेंथ की होगी तो वो सिर्फ इसी तरह के इस एनर्जी के पैकेट्स में ही ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। ट्रैवल करेगी और एब्जॉर्ब होगी और एमिट होगी, तो 2 टाइम्स इतना हो कर सकती है, 3 टाइम्स इतना कर सकती है, 1000 टाइम्स इतना कर सकती है, लाख दफ़ा इतना कर सकती है, बट इसका फ्रैक्शन नहीं होगा, इससे हाफ पैकेट में नहीं वो ट्रैवल करेगी। कोई रैंडम अगर मैं नंबर रखूँ 2 × 10⁻⁻19 में ब्लू वायलेट लाइट नहीं आपकी करेगी ट्रैवल, एब्जॉर्ब, एमिट, ठीक है। और इसका 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ वो भी अलाउड नहीं, ठीक है। हाँ, 1.5 टाइम्स ये वाली वैल्यू पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, पर फिर उसकी, या एमिट हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है, पर फिर उसकी वेवलेंथ कोई और होगी,
ठीक है। सो ये वाला जो आइडिया है ना कि ये पैकेट्स हैं, किसी ख़ास एनर्जी के पैकेट्स हैं, अगर कोई ख़ास वेवलेंथ है तो उसके साथ कोरिस्पॉन्डिंग किसी ख़ास एनर्जी के पैकेट्स हैं, ये वाला आइडिया जो है ये क्वांटा, इसको क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की बेस में एक ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और ये जो है हिस्टोरिकली क्या था, 20th सेंचुरी से पहले हम लाइट को वेव के तौर पे समझते थे। मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हैं वो हम रिलेट कर चुके थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, तो लाइट यही है। ठीक है, बट वेव के तौर पे ट्रीट करते थे। वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये क्वांटा में है। ठीक है, कि ये 1 2 3 4 इस टाइम्स ये हो सकता है, लेकिन हाफ ये टाइम नहीं हो सकता। 20th सेंचुरी के बिल्कुल शुरू में पहले प्लैंक ने ये समझा, वो ब्लैक बॉडी का मसला जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, उसकी प्रोफाइल एनर्जी एमिशन का। वो उसको सॉल्व करते करते वहाँ से समझ आई कि ये पैकेट्स में, क्योंकि हमें शेप पता थी उसकी ब्लैक बॉडी प्रोफाइल की, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसके लिए उसको समझ आई कि ये तब सॉल्व हो सकता है अगर ये पैकेट्स में इमिट और अब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है, और उसके बाद ये 19,000 मतलब सन 1900 में ये प्लैंक ने किया, और उसके 5 साल बाद आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हुए वो फिर ये वाला एक्सप्रेशन दिया जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। प्लैंक्स अपने काम में ये कांस्टेंट दे चुका था पहले ब्लैक बॉडी वाले मसले में, और उसने ये भी रियलाइज़ किया कि ना सिर्फ एब्जॉर्ब और एमिट जो हैं वो क्वांटा में होंगे इस पैकेट्स में, बल्कि ट्रैवल भी करेंगे वो इसी फॉर्म में। ठीक है, सो ये फोटॉन्स की फिर हम बात वहाँ से करते हैं। सो अभी तक मैं फ़ोटोन को गिवन के तौर पे ट्रीट करती रही हूँ, बट फ़ोटोन का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली। अब क्या आगे रह गया पीछे थोड़ा सा, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, प्लैंक। सो अब हमारे पास ये आ गया और ये आ गया। सो हाँ, हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, जो मैंने एक्चुअली मैथमेटिकली यहाँ पे किया है। सो E इज़ इक्वल टू एच न्यू और E इज़ इक्वल टू पी सी को अगर कंबाइन कर लें तो हमारे पास आ जाता है पी सी आउट इज़ इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है पी, हाँ ये पी सी वो वाला है, सॉरी हमारा रिलेटिविस्टिक वाला है जो पीछे से आ रहा था। सो पी सी इज़ इक्वल टू एच न्यू आ गया हमारे पास एच न्यू ओवर सी। ठीक है, सो E इज़ इक्वल टू पी सी रिलेटिविटी से हमारे पास, स्पेशल रिलेटिविटी से हमारे पास एक्सप्रेशन आया था एनर्जी और मोमेंटम आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। प्लैंक आइंस्टाइन जो एनर्जी रिलेशनशिप है वो हमें बताता है E इज़ इक्वल टू एच न्यू। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाता है फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, इसमें आप चाहें तो ये वाला डेटा यूज़ करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या एज एन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसी फोटोन के लिए जो ब्लू वायलेट लाइट का था आपके पास आ जाएगा 1.657 into 10 to the power minus 27 kg meter per second। ठीक है, फॉर कंप्लीटनेस सेक मैं आपको 2 और एक्सप्रेशन भी बता देती हूँ। सो
ये E इज़ इक्वल टू एच न्यू को इस तरह से भी लिखा जाता है, h ओवर 2 पाई टाइम्स 2 पाई न्यू, ठीक है। 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इसको हम लिखते हैं h कट ओमेगा। सो h कट जो है ये नोटेशन है h ओवर 2 पाई के लिए, और ये जो ओमेगा है ये फ्रीक्वेंसी थी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। और एक और एक्सप्रेशन भी लिख लें, सो E इज इक्वल टू एच न्यू लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये वाला इन्वर्ट करके मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको भी हम 2 पाई से 2 पाई सी 2 पाई ओवर लैम्डा करके लिख सकते हैं, और ये आ जाता है एच कट सी के जो है वो इसके बराबर है, और ये कहलाता है वेव नंबर। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे इसकी यूज़ ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बट सिर्फ ये इसी के साथ बता देना अच्छा है। ये मेन हमारी ये वाले रिज़ल्ट्स हैं, E इज़ इक्वल टू पी सी और P इज़ इक्वल टू एच न्यू ओवर सी, और आगे हम इनको यूज़ करेंगे प्रेशर इंटीग्रल में, ठीक है। कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। के एच कट सी के, तो बस उसका ये जो 2 पाई ओवर लैम्डा है उसका नाम है एक तरह से वेव नंबर।